हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में जानेंगे। वो कितने टाइप्स की होती है और उसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, वो सब डिस्कशन करेंगे। ओपन कास्ट जो हमारी दो तरीके की होती है। पहला है जो मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग है, ये रेगुलेशन नंबर 105 से रिलेटेड है। CMR 2017 के बुक में 105 रेगुलेशन नंबर में है। दूसरा है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग। तो अब जानते हैं मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग है क्या। मैनुअल का मतलब होता है कि आदमियों के द्वारा माइनिंग। इसमें सिर्फ आदमी ही माइनिंग में काम करता है। जैसे कि आप कोई माइन चला रहे हैं तो सिर्फ आदमियों के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कोई मशीन से ड्रिलिंग किया जाता नहीं, वहाँ पर मशीन यूज नहीं करना, वहाँ आदमी ही कुदाल से हो सकता है किसी तरह से भी उसको काटेगा कोयला को, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वो खुद ही अपना मेन पावर यूज करेगा। कोई भी मशीनरी के थ्रू नहीं ढोएगा या तो फिर नहीं भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा। पहले चलती थी जो झोड़ा से उठाते थे वर्कर सब, लोडर सब। आने की सीधा बात यही है कि मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग में कोई भी मशीनरी का यूज नहीं होता है। जो भी काम हो सारा आदमियों के थ्रू होता है। दूसरा है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर को बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि ये मशीन के थ्रू, ये शॉवेल है, शॉवेल के थ्रू इसको उठाया गया और डंपर में डाला गया। इसमें मशीन का उपयोग हो रहा है। ये मैकेनाइज्ड माइनिंग में आती है। जहाँ मशीनरी यूज होगी वो मैकेनाइज्ड में चली जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे इस फिगर में आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। मैंने इसे ड्राइंग खुद से किया है। ये देख पा रहे होंगे, ये सरफेस है। ये हमारा सरफेस है, ये सीधा सरफेस गई है। मैंने थोड़ा सा दिखाया, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया है। तो सरफेस से हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ से बेंचेस चलाना शुरू करते हैं। ओपन कास्ट बेंचेस के ही थ्रू और के द्वारा पहुँचा जाता है, और के पास पहुँचा जाता है। मान लेते हैं हमारा और यहाँ है, यहाँ हमें पहुँचना है, तो मैंने बना दी गई है बेंचेस, उसके थ्रू देख लेते हैं कैसे पहुँचते हैं। तो मैंने ये सरफेस है, सरफेस से मैंने ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किया, यहाँ ड्रिलिंग किए, इसको ब्लास्ट किए। ये हमारा सरफेस अब इस तरह से हो गया। ये हमारा फेस कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एरो मैंने इंडिकेट किया है, ये फेस है। उसके बाद सरफेस से पहला जो एज होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं हम लोग। ये एज क्रेस्ट होगा और यहीं पे हम लोग बर्म बनाते हैं। बर्म, बर्म क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा जो मशीनरी है, जैसे कि आपका डंपर है, डंपर का जो टायर है कहीं टायर के थ्रू ये नीचे ना गिर जाए। तो ये बर्म का भी कुछ प्रोविज़न है, कितना हाइट कितना रहता है, ब्रेथ रहता है, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका बर्म है, ये क्रेस्ट है। ये हर क्रेस्ट में एक बर्म बनाया जाता है। यहाँ भी आपका बर्म दिखने को मिलेगा। और ठीक उसके निचले हिस्सा में इस एज को टो बोलते हैं हम लोग। फिर से क्रेस्ट आती है, क्रेस्ट, फिर आपका टो, फिर क्रेस्ट, फिर टो।
अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ जैसे एंगल लिखा हुआ है, बेंच स्लोप या बेंच एंगल। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये आपका इमेजिनरी लाइन है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एंगल क्रिएट हुआ बेंच हाइट और इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू। इसको हम लोग बोलते हैं बेंच स्लोप या बेंच एंगल। ये हमारा बेंच का एंगल होती है। ये मैनुअली अगर चला रहे हैं तो 45 डिग्री से अधिक नहीं होगी, और अगर मैकेनाइज्ड है तो 70 के आसपास, 70 के आसपास होती है इसका। और इसका हाइट अगर हम लोग जानेंगे कि हाइट किसको बोलेंगे, ये रहा आपका बेंच हाइट। इस हाइट को हम लोग बेंच हाइट बोलेंगे, और बेंच विड्थ बोलेंगे, इसको बेंच विड्थ बोलेंगे। फिर यहाँ भी बेंच विड्थ है आपका, बेंच हाइट बोलेंगे तो यहाँ भी एक बेंच हाइट बन जाएगी। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं तो यहाँ से भी एक बेंच हाइट बन जाएगी। तो हर एक बेंच का विड्थ और हाइट होती है। और एक होता है फीट स्लोप। पहला टॉप का क्रेस्ट और बॉटम का टो का एक इमेजिनरी लाइन सीधा आप लेंगे, जिस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा। अलग कलर से कर देता हूँ, समझ नहीं आएगा। ब्लैक को मैं रेड ले लेता हूँ। टॉप का जो क्रेस्ट है, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जाती है, ये सीधे लाइन जाएगी, हो नहीं पा रहा। यहाँ बॉटम का जो टो में मिलती है, उसके बाद जो एंगल बनाती है इमेजिनरी लाइन खींच के से, यहाँ पर जो एंगल बनाती है ये फीट स्लोप होती है। ये आपका कभी भी बेंच एंगल से ज़्यादा नहीं होगी। फिगर को आप देख पा रहे होंगे, मैंने एडिटिंग ख़त्म कर दिया। ये हमारा फिगर है। चलिए वापस चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए, मैंने जो फिगर में बताया बेंचेस, उसके बारे में कुछ लिखा है। जैसे कि हाइट लिखा हुआ है, ये बेंच का हाइट। बेंच का हाइट मैनुअल ओपन कास्ट में क्या होती है, सॉफ्ट रॉक अगर रही तो हम लोग 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं करेंगे बेंच हाइट। कोयला हम लोग और अगर मिल गया है, अब कोयला के अंदर अगर हम लोग बेंच हाइट बना रहे हैं तो वो आपको 3 मीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये आपका कम ही रहेगा। अगर हार्ड रॉक कहीं मिलता है तो आप 6 मीटर से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आपका हो गया मैनुअल के लिए हाइट। अब चलते हैं विड्थ की ओर चलते हैं, बेंच ऑफ मैनुअल ओपन कास्ट। तो विड्थ क्या बारे में जानेंगे हम लोग। विड्थ क्या रखेंगे, सॉफ्ट रॉक अगर रहा तो बेंच की हाइट जितनी है उससे कभी भी कम नहीं रखेंगे। अगर बेंच हाइट 1.5 मीटर है तो आप 1.6 रखेंगे, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ओके, कॉल पे चलते हैं। नॉट लेस देन बेंच हाइट, इसका भी सेम प्रोविजंस है। सॉफ्ट रॉक और कॉल में आपका बेंच का विड्थ होगा, कभी भी आपका हाइट से कम नहीं होगी। चलिए हार्ड रॉक के बारे में जानते हैं। ये भी आपका सेम है, यानी कि तीनों के तीनों बेंच हाइट से विड्थ कभी भी कम नहीं होगी। अब मैकेनाइज्ड के बारे में जान लेते हैं। मैनुअल तो हो गया है, मैकेनाइज्ड में क्या प्रोविजंस है हाइट और विड्थ का देख पा रहे हैं। बेंच हाइट लिखा है मैंने। सॉफ्ट रॉक के लिए क्या होगा, नॉट मोर देन 3 मीटर। अब ये मैकेनाइज्ड में हम लोग आ गए हैं, उसका बेंच हाइट होगा सॉफ्ट रॉक के लिए 3 मीटर से ज़्यादा नहीं। कॉल एंड हार्ड रॉक के लिए एक ही प्रोविजन है, नॉट मोर देन डिगिंग हाइट। आपका कोई भी शॉवेल हो सकती है या कोई और अदर मशीनरी होगी जिसके थ्रू आप डिगिंग कर रहे हैं, उसका जो डिगिंग हाइट होगी
उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होगी बेंच की हाइट, या फिर रिचेबल हाइट ऑफ एक्सकेवेटर, यानी कि उसका जो बूम का हाइट जहाँ तक पहुँच सकती है उससे ज़्यादा नहीं करना है, उसके बराबर कर सकते हैं या कम ही रखना है। और विड्थ के बारे में जानते हैं, यहाँ सी छूट गया, बेंच विड्थ है ये। बेंच विड्थ के बारे में जानेंगे। सॉफ्ट रॉक के लिए क्या है, नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ बेंच हाइट। अगर बेंच का हाइट 3 मीटर रखे हैं तो इसका विड्थ 9 मीटर से अधिक होगी, उससे कम नहीं होगी। चलिए 3 या 9, 3 टाइम। कोल एंड हार्ड रॉक के लिए 3 प्रोविजंस है, इनमें से जो ज़्यादा होगा कैलकुलेट करके वही रखा जाता है। जैसे लिखा है मैंने, नॉट लेस देन बेंच हाइट, तो सबसे पहले अगर बेंच हाइट 3 मीटर लेते हैं तो उससे कम नहीं होगा, 3 से ज़्यादा होगा, पहला हमारा निकला। दूसरा क्या है, नॉट लेस देन वाइडेस्ट लोडिंग डंपर, सॉरी लोडिंग मशीन है प्लस 2 मीटर। आप जिस मशीन से लोडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप सोवेल ही चला रहे हैं अपने माइंस में, तो उसका जो वाइडेस्ट लोडिंग मशीन है, जो उसका चौड़ाई है, अगर मान लेते हैं अगर 10 मीटर चौड़ा है तो 10 प्लस 2 12 मीटर आई। पहला का मान लेते हैं, पहला का नोट लेते हैं बेंच हाइट तो 4 ले लेते हैं। दूसरा का मान लेते हैं 10 है, 10 प्लस 2 12 मीटर हुई। ओके, तीसरा क्या बोलता है, नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ वाइडेस्ट डंपर, यानी आपके माइंड में सबसे चौड़ा डंपर जो है उसका 3 गुना से कम नहीं। अगर मान के चलते 5 मीटर का है, 5 या कितना हो जाएगा 15, तो दोस्तों मेरा सबसे ज़्यादा किसका आया है, थर्ड वाला का 15। तो हम लोग क्या रखेंगे, बेंच विड्थ 15 रखेंगे, 15 मीटर, उससे कम नहीं होगी, 15 मीटर आप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रैंप, ओपन कास्ट में जान ही रहोगे, रैंप होता है, हॉल ग्रेडियंट होता है, वो दोनों मैंने लिख रखा है, मैं बताऊंगा क्या है वो सब। रैंप का डिफिनेशन मैंने नहीं लिखा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक बेंच से दूसरे बेंच में जाने के लिए जो हम लोग रास्ता बनाते हैं उसी को हम लोग रैंप बोलते हैं। और रैंप का ग्रेडियंट यानी ढाल, कितना ढाल रख सकते हैं, नॉट मोर देन 1/10। ये आपका ढाल है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते। 1/10 से ज़्यादा क्या होता है, 1/9, वो नहीं रख सकते। 1/11 रखिए, 12 रखिए, वो चलेगी, लेकिन 9 नहीं रख सकते हैं, 9.8 9.9 नहीं रख सकते हैं। और रैंप में कौन सी मशीनरी चलेगी, ओनली क्राउलर माउंटेन HMM, यानी क्राउलर माउंटेन किसको बोलते हैं, आपका चेन से चलने वाली जितने भी मशीनरी है सब क्राउलर बोलते हैं उसे। एक होता है आपका टायर से चलने वाली, वो टायर माउंटेन बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है, हॉल रोड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका भी कुछ ग्रेडियंट दिया गया है, आपका 1/16 से ज़्यादा नहीं होगी, 1/15 नहीं हो सकती है, 15.9 नहीं हो सकती है, यानी 1/17 हो सकता है, 16.1 हो सकता है। हॉल रोड हमेशा वन वे ट्रैफिक बनाया जाएगा। वन वे ट्रैफिक बहुतों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने नेक्स्ट पिक्चर में इसके बारे में फिगर बना के रखा है, मैं बताऊंगा। हमेशा वन वे ट्रैफिक बनाएगी जिसकी विड्थ प्रत्येक साइड में D+5 मीटर से कम होगी, जहां D जो होगा आपका सबसे चौड़ा डंपर का विड्थ है। थर्ड पॉइंट मैंने लिख रखा है, इफ वन वे ट्रैफिक हॉल रोडवे इज नॉट पॉसिबल टू मेक, देन विड्थ ऑफ हॉल रोड इज नॉट लेस देन 3D+5 मीटर। हो सकती है कहीं भी आप वन वे ट्रैफिक नहीं बनाना मुश्किल है उस जगह पे, तो आप विदाउट वन वे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपका हॉल रोड का विड्थ 3D+5 मीटर से कम नहीं होगी। चलिए फिगर देख लेते हैं। ये है हमारा फिगर, बड़ा कर लेता हूँ।
बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा। ये जैसे देख पा रहे हैं, ये वन वे ट्रैफिक, ये आपका रोड का किनारा है, ये भी दूसरा किनारा है। एक ट्रक इधर से जा रही है, दूसरा ट्रक इधर से जा रही है। ये आपका विड्थ हो जाएगा। विड्थ के बारे में जो मैं बता रहा था, D+5 मीटर वन वे के लिए। ये देख पा रहे हैं, ये विदाउट वन वे है। नहीं, उल्टा है। ये वन वे है आपका, ये विदाउट वन वे। मैंने गलत टाइप कर दिया हमें। ये वन वे है आपका। वन वे का मतलब होता है कि एक तरफ से अगर डंपर जा रही है तो उसी डायरेक्शन से सिर्फ डंपर आएगी या कोई मशीनरी जाएगी। दूसरा तरफ से कोई भी डंपर नहीं आ सकती है। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये डंपर सीधे जा रही है, इधर से कोई भी डंपर नहीं आ सकती है। ये सिर्फ जा रही है, इधर से कोई डंपर नहीं आ रही है। और बीच में मैंने डिवाइडर बनाया है, डिवाइडर बनती है वन वे में। ये डंपर इधर से जा रही है, इधर से अगर यहाँ कोयला है उठाई तो फिर इधर से रिटर्न लेगी, इधर से रिटर्न जाएगी, जैसे जाते हुए कहीं चली जाएगी जहाँ उसे डंप करना है। और इसका जो मैंने बताया था वन वे के लिए D+5 मीटर, और ये डंपर का मान लेते वेट 5 मीटर है। 5 और 5 कितने हो जाते, 10। तो 10 मीटर होगी इसका जो विड्थ होगी, ये 10 मीटर होगी। और ये सब डिवाइडर बनेगी आपका, यहाँ से दोनों रोड को अलग अलग करती है सब डिवाइडर। और इसका भी वही होगा विड्थ 10 मीटर। इसका आपका 3D+5 में होगी। 3D+5 मतलब अगर 5 मीटर लिए थे, 3 × 5 = 15 और 5 = 20, आपका 20 मीटर से कम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि हॉल रोड का भी बारे में मैंने प्रोविजंस लिखा है। ऑल प्रोविजंस जो थी नॉट लेस देन 330 मीटर, मानी 30 मीटर से कम नहीं थी। फिर नया प्रोविजन निकला, और नए प्रोविजंस के हिसाब से 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ डंपर एट 40 किलोमीटर। जब डंपर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तब अगर ये ब्रेक लगाती है तो जहाँ तक उसका दिखने का जो सेफ साइड डिस्टेंस के लिए है, ये इन हॉल रोड सेफ साइड डिस्टेंस होगी, वो मैंने लिखा नहीं है। सेफ साइड मतलब आप डंपर में बैठे हुए कहाँ तक देख सकते हैं, आपकी आंखें कहाँ तक देख सकती है, वहाँ तक के लिए सेफ साइड डिस्टेंस बोलते हैं उसे। तो वो पुराना प्रोविजन था 30 मीटर तक था। आपका ऐसा रोड बनाइए कि आप 30 मीटर तक देख पाइए, उससे कम आपको नहीं दिखना चाहिए, चाहे टर्निंग हो या सीधा हो, कोई भी हो, 30 मीटर से कम आपको नहीं दिखना चाहिए। लेकिन नया प्रोविजंस के हिसाब से आपका 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, जब डंपर आपका 40 किलोमीटर के पर आवर के घंटा से चल रही है, मान लेते हैं एक डंपर है, ये आपका डंपर है, आपने यहाँ पर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया और ये 40 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है, नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया, डंपर तुरंत रुक तो नहीं जाती है, यहाँ पर जाके रुका डंपर, ये आपका 1 टाइम्स हो गया। यहाँ अगर रुकती है फिर इसी डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस वहाँ एक दूसरा डिस्टेंस हो जाता है, फिर एक तीसरा होती है, यानी 3 टाइम्स। यानी यहाँ तक आपको दिखना चाहिए, डंपर में आप बैठे तो यहाँ तक आपकी नज़रें दिखनी चाहिए, नज़र से उतना आपका हॉल रोड को सेफ साइड डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है।
कर्व लिखा है हमने, डिस्टेंस इन कर्व ऑफ होल रोड। कर्व जैसे कि आप होल रोड बना रहे तो सीधा तो हो नहीं सकती, कहीं तो मोड़ना ही पड़ेगा, उसी जगह को हम लोग कर्व बोलते हैं। जहाँ पे कर्व होती है वहाँ कंपलसरी होता है कि वन वे ट्रैफिक बनाया जाए, और जिसका इन विच एवरी साइड ऑफ होल रोड विथ, और हर साइड में बेंच का होल रोड का जो विथ होगा वो नॉट लेस देन थ्रू डी प्लस 3। यहाँ डी सबसे वाइडेस्ट डंपर का चौड़ाई है, 5 ही मान लेते हैं तो 2 × 10 + 3 13 मीटर हो जाएगी आपका। और डिवाइडर को मेंटेन करना, जैसे मैंने फिगर में डिवाइडर दिखाया था, ये आपका डिवाइडर है, ये देख पा रहे होंगे, यही डिवाइडर है। ये डिवाइडर को भी हम लोग रेडियम लगाएंगे ताकि दूर से दिखे कि वहाँ डिवाइडर है, ताकि डंपर टकरा ना जाए इस डिवाइडर से। और एक स्ट्रॉन्ग डिवाइडर रहेगा, अगर गलती से टकरा भी जाती है तो इस तरफ का डंपर उधर ना चला जाए, इससे हमारी एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। अगर आपस में टकराती है तो ज़्यादा नुकसान होगा, और डिवाइडर से टकराती तो रुक सकती है, थोड़ा मोड़ा नुकसान होगी। ये मैंने फिगर के थ्रू बताया, नो प्रिविजन ऑल प्रिविजन्स, जैसे मैंने कर्व बताया था, यही आपका कर्व है। यहीं से हमको बात कर रही थी 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। पुराना प्रोविजन 30 मीटर था। होल रोड बनाने के लिए पैरामीटर्स होती है, जितने भी होल रोड के बारे में मैंने जानकारी दी उसमें सारा कुछ है। एक गुड होल रोड बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसमें प्रॉपर विथ होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया विथ क्या क्या होती है, प्रॉपर विथ होना चाहिए रूल के हिसाब से, और उसका ग्रेडियंट भी आपका वही होना चाहिए प्रॉपर, 1:16 से ज़्यादा नहीं होगी। प्रॉपर क्रॉस ग्रेडियंट, रोड जब सीधा लंबा बनती है तो रोड की लंबाई और उसका चौड़ाई अगर देखा जाए, जैसे रोड बना हुआ है आपका, ये आपका हो जाएगा क्रॉस ग्रेडियंट। ये जो ढलाव बनेगा ये 1:50 रहेगा, ये फिक्स है, 1:50 ही होना चाहिए, ताकि बरसात के दिनों में पानी जो आती है और रोड में ना ठहर के नाला में चले जाए। नाला रोड के किनारे ही बनाई जाती है, जैसे साइड साइड में नाला बनाई जाती है। साइड साइड में आपका नाला बनेगी, अगर बारिश का पानी आती तो इसे धरते हुए नाले में जाएगी, बहते बहते हुए, इससे हमारा होल रोड मेंटेन रहता, खराब नहीं होता। कर्व ऑफ होल रोड्स, मैंने बोला कर्व्स के सामने सेफ साइड डिस्टेंस मेंटेन करना है। 3 टाइम्स 30 मीटर ऑल प्रिविजन्स था, और 3 टाइम्स था आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस, जहाँ ब्रेक लगाते हैं, जहाँ रुकती है उस डिस्टेंस से वहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 टाइम्स होना चाहिए। सेफ साइड डिस्टेंस, सुपर एलिवेशन, होल रोड ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, सुपर एलिवेशन आगे अच्छे से दिखा जाए। पारापिट वाल बनाते हैं, पारापिट वाल के भी मैं बारे में बता दूंगा थोड़ा सा। पारापिट वाल जो है हम लोग रोड के किनारे किनारे बनाते हैं, ताकि जो हमारी डंपर मशीनरी चल रही है, अगर खाई है रोड के किनारे तो गाड़ी हमारी गिर सकती है, इसके लिए हम लोग पारापिट वाल बना देते हैं, ताकि उस खाई में गिरने का खतरा ही नहीं, अगर टकराती भी है तो गाड़ी किसी तरह रुक जाएगी। एस्केप लेन बनाते हैं, एस्केप लेन के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। एस्केप लेन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, कर्व जहाँ जहाँ कर्व है रोड में वहीं पर बनाई जाती है, उसके पीछे क्यों बनाई जाती है वो बताऊंगा। वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जैसे मैंने बताया 1:50 रहता है, तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनती है, यहाँ साइड में मैंने बनाया था। प्रॉपर सरफेस हार्डनेस, सरफेस का जो हार्डनेस होगा प्रॉपर होगा। होल रोड के लिए क्या क्या सरफेस होना चाहिए मैं एक फिगर में ड्रॉ करके बताऊंगा, कहाँ हार्ड रॉक देना है, कितना मीटर मोटा होना चाहिए, कितने लेयर्स होते हैं,
उसके बारे में भी एक टॉपिक बता दूंगा, सरफेस हार्डनेस के बारे में। प्रॉपर स्प्रेइंग रेजिमेंट, यानी जैसे कि हम लोग ओपन कास्ट में देखते हैं, धूल जो उड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डंपर के थ्रू पानी गिराते हैं होल रोड में, ताकि डस्ट कंट्रोल किया जा सके। ये हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसमें स्प्रेइंग भी लगा सकते हैं, जैसे आप गार्डन में देखे होंगे, ऑटोमेटिक स्प्रिंग लगा दिया गया, फुहारा टाइप से पानी निकलता है, और आप उसको सेट कर दीजिए, टाइम टू टाइम अपना पानी देते रहेगा आपको ग्राउंड को। इस टाइप से वाटर स्प्रेइंग बनाया जाता है, एंड हम लोग डंपर से काम चला लेते हैं। एस्केप लाइन के बारे में बता रहा था। देखिए ये आपका कर्व है, यहाँ से घुमा हुआ है रोड। मान लीजिए किसी कारणवश ये डंपर का फ्यूल खत्म हो गया, किसी कारणवश अचानक से बंद हो गया, आप चालू होने की कंडीशन में नहीं है, उस समय आपका हो सकता है ड्राइवर भी सोया हुआ है, या ड्राइवर को कोई बीमारी या कुछ भी हो सकता है, ड्राइवर यानी अनकॉन्शियस है, उसको कोई होश नहीं है, तो उस समय क्या होगी, डंपर बंद हो जाएगी। अगर बंद हो गई है तो उस समय एक सेफ्टी फीचर्स होता है डंपर का, स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। स्टीयरिंग लॉक होने के बाद वो सीधा ही ढलकेगा, आपका सीधा ढलकेगा, तो इसलिए उसके सीधे में हम लोग बहुत सारा पत्थर रख देते हैं, ताकि ये डंपर आए और पत्थर में टकराए और एक्सीडेंट होने से बच जाए हम लोग। इसी को हम लोग बोलते हैं एस्केप लाइन, एस्केप लेन, सॉरी लेन होगा, एस्केप लेन होगा। चलिए एस्केप लेन भी हो गया आपका। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। आगे बताइएगा, कुछ आपको और एक्स्ट्रा जोड़ना था तो उस टॉपिक के मैं बारे में बताऊंगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। आगे और भी ओपन कास्ट से रिलेटेड बनाऊंगा मैं।